हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सेशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 जो आपका वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर चल रहा था, उसके हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन करवाए थे। और पिछले क्लासों में हमने पहले क्लास में आपको डिटेल से संख्याओं की परिभाषा, उनके उदाहरण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड में हमने क्या करवाया था, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और थर्ड सेशन में हमने क्या कराया था, सारे आपके एग्जाम्पल 1.1 में आने वाले। और हमने फोर्थ क्लास में 1.1 एक्सरसाइज के 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कराए थे। तो उन क्लासों को नहीं देखे हो तो उनको अवश्य देखिएगा, क्योंकि पिछले क्लासें आप देखे रहेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो वहां से आपको समझ में भी आएगा और क्लास का भी ज्यादा बेनिफिट देखने को अवश्य मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से जो आपका 7 तक के क्वेश्चन है उनको हम बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। ये आपका जो आपने अभी तक पढ़ा उसी से रिलेटेड अभ्यास कार्य में दिए हुए सवाल हैं। 4 तक के हमने क्वेश्चन कर लिया था, 5वें से हमें क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 1.1 में कितने क्वेश्चन है? टोटल 7 क्वेश्चन है और सब उसी से रिलेटेड हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्यारे बच्चों, हम उदाहरण में आपको करवाए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले बेसिक और उसके बाद जो उसकी परिभाषाएं और उसके बाद एग्जाम्पल करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि फिर आप अभ्यास कार्य करेंगे तो पिछली क्लास अगर आप पढ़े होंगे सारा चीजें बेसिक और डिफिनेशन और एग्जाम्पल, तो एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसानी आपको साबित होगी। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि 6 के पावर n, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल। अब यहां पर बोला है कि 6 के पावर n जो है वो कभी क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है। यहां पर ये बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने बताया था प्यारे बच्चों कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब वह संख्या 10 से विभाजित हो। और 10 से विभाजित होने का मतलब ये है कि 10 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5, अर्थात वह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 5 से भी विभाजित होना चाहिए। तो यहां पर हम चेक करें अगर तो देखेंगे तो 6 के पावर n में अगर हम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 के पावर n, अर्थात 2 के पावर n और 3 के पावर n हो जाएगा। तो यहां पर हमें संख्याएं कौन कौन सी मिल रही हैं? 2 और 3 के अलावा अन्य कोई अभाज्य संख्या नहीं मिल रही है। जबकि हमने अभी अभी बताया कि कोई भी संख्या क्या होगा, 0 पर तभी समाप्त होगी जब वह संख्या 10 से विभाजित हो। और 10 से विभाजित होने का मतलब है कि 10 के हम अगर फैक्टर करें 2 गुणे 5 तो वह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 5 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, संख्या 0 पर समाप्त होगी। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो 2 और 3 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। लेकिन हम यहां पर भाषा में अगर लिखें तो चूंकि 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 कोई संख्या कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब संख्या 10 से विभाजित होगी। ठीक, अभी हमने बताया कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब संख्या 10 से विभाजित होगी, अर्थात 10 का मतलब ये है कि कोई भी संख्या तभी समाप्त होगी जब 10 से पूरी तरह कट जाए। यहां लिखेंगे जबकि 6 के पावर n में, अब 6 के पावर n के अगर फैक्टर करें तो 2 गुणे 3 के पावर n, अर्थात 2 के पावर n और 3 के पावर n। ठीक है,
में अभाज्य गुणनखंडन 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, यानी कि अगर हम 6 के पावर n के गुणनखंड करें तो 2 के पावर n 3 के पावर n ही हमें संख्या प्राप्त होगी। तो हम यहाँ लिखे हैं 6 के पावर n में अभाज्य गुणनखंड 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए यहां पर लिखेंगे, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह अद्वितीयता सिद्ध कराती है कि 6 के पावर n में 2 के अतिरिक्त 2 के अतिरिक्त यहां लिख सकते हैं 2 व 3 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, आता है प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक, इस प्रकार से आपको भाषा थोड़ा लिखना है, क्योंकि भाषा लिखेंगे तभी जाकर के आपको नंबर प्राप्त होने वाले हैं। हमने क्या बताया, 0 पर तभी समाप्त होगी जब संख्या 10 से विभाजित हो रही हो। अगर हम 6 के पावर n के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 अभाज्य संख्या ही हमें प्राप्त हो रही है। तो हमने यहाँ लिखा है कि चूंकि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब संख्या 10 से विभाजित होगी, जबकि 6 के पावर n में अभाज्य गुणनखंडन 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यह अद्वितीयता सिद्ध करती है कि 6 के पावर n में 2 के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्या नहीं है। अतः प्राकृत संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार से आपको हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ाई थी कि कोई भी भाज्य संख्या के अगर हम गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो हमें उसको किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो भी गुणनखंडन हमें प्राप्त होंगे वो बिना क्रम बदले क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ठीक, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब अगले क्वेश्चन पर अगर चले, क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखिए हम जानते हैं 6 नंबर पर हम यहां हल करेंगे, चूंकि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं, अर्थात
कोई भी भाज्य संख्या अगर है तो वह दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जांपल में अगर देखें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है। तो अगर हम देखें तो यह संख्या 1 से कट जाएगी, स्वयं का मतलब 4 से भी कट जाएगी, इसके अतिरिक्त ये क्या हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी। इसलिए हमने यहां पर लिखा कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक क्या होते हैं, भाजक होते हैं। अर्थात यहां पर कोई भी भाज्य संख्या होगी उन्हें क्या करेगी, 2 या 2 से अधिक संख्याएं उस संख्या को क्या करेंगी, विभाजित करेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 4 को 1 भी काट रहा है, 4 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है। हमने यही लिखा है 2 से अतिरिक्त उसके भाजक होंगे, जो भी भाजक होंगे वो 2 से अधिक उस संख्या को क्या होंगे, काट रहे होंगे। तो यहां पर अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन पहली स्थिति में, स्थिति नंबर फर्स्ट जो हमारे दिया है संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। अगर हम यहां पर देखें तो अगर हम यहां 13 कॉमन ले लें तो 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर 7 गुणे 11 और क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक ठीक। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 13। अब इसमें गुणा, इसमें क्या कर दें, गुणा करा दें या फिर आप क्या कर दें, सीधे जोड़ दें। तो यहां पर अगर हम क्या करें, 7 11 सत्ते कितना होगा, 77 प्लस कितना 1, तो ये हो जाएगा 13, 77 और 1 कितना हो जाएगा 78। अब यहां पर देखें तो ये जो संख्या है इसके 2 या 2 से अधिक भाजक हैं। देखिए यह संख्या को 13 भी विभाजित कर देगी, 2 भी विभाजित कर देगा और उसके अलावा 78 तो विभाजित ही कर देगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के भाजक 13 और क्या है यहां पर 6 भी देखिए इसको काट देगा, 13 2 78 ठीक हैं। इसलिए या चूंकि दी गई संख्या के भाजक 13 2 78 हैं, इसलिए यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा 7, अगला जो शर्त सेकंड नंबर में दिया है कि और इसको भी हमें बताना है कि क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या भाज्य संख्या है या नहीं है, ये हमें बताना है तो क्यों है। तो अगर हम इसका गुणा कराएं, 1 दूनी 2 2 3 6 और ठीक 6 चौको 24 24 पंचे कितना होगा 120 120 का गुणे 6 से कराएंगे तो कितना होगा, 12 छंग 72 720 हो जाएगा। गुणे क्या करेंगे 7 कर देंगे प्लस क्या है 5 चल रहा है। ठीक, अब इसको हम क्या कर दें, इसका गुणा करा देंगे 7 0 0 7 दूनी 14 1 और 7 सत्ते 49 कितना होगा 50। अब क्या है प्लस का 5 है, अगर हम जोड़ दें तो कितना 50 और 45 होगा। अब यहां पर हम देखें तो यह संख्या स्वयं से भी कट जाएगी, अर्थात 50 45 से भी कट जाएगी, 5 से कट जाएगी क्योंकि इकाई के अंक में 5 है और 1 से तो कट ही जाएगी। तो यहां लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के भाजक 1 5 50 व 50 45 हैं, इसलिए यह संख्या
यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यही हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 6 में कि क्या दी गई संख्या भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो भाज्य संख्या हमने बताया कि वही संख्याएं होंगी जिसके दो या दो से अधिक भाजक होंगे, अर्थात जितने भी भाजक हमें प्राप्त होंगे वो दो से अधिक होना चाहिए, सभी क्या होंगे, संख्या को पूर्णतया विभाजित कर रहे होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 7 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर है। अब यहां पर क्या बताया है कि खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दें, तो एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आ जाएंगे। अब ये वृत्ताकार क्या है, खेल का मैदान है। ठीक है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया एक लड़की है, उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। एक लड़का है रवि, उसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। ठीक, तो बोल रहा है कि दोनों एक ही दिशा, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दें या करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय के बाद वो पुनः क्या मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान। मान लीजिए यहां से चलना प्रारंभ किए हैं और इस लड़की को 18 मिनट लगा है और इसको कितना लगा है, 12 मिनट लगा, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। अच्छा, ये मान कर बोलना है कि मान लीजिए कि यहीं से दोनों चलना प्रारंभ कर दें तो उसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, जब भी अगर बोले कि घड़ी की सुई या कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं और वृत्ताकार या क्या कहते हैं आयताकार मैदान पर चक्कर लगा रहे हैं, जब एक ही जगह मिलने के लिए बोल दिया जाए तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, दी गई संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो दी गई संख्याएं हैं, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा ही होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या हो, कि जो एलसीएम वही संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो यहां पर हमें यही लगाना पड़ेगा, एलसीएम हमें यहां पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे चूंकि 18 मिनट, यहां लिखेंगे सोनिया को 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट के चक्कर लगाने के उपरांत यदि वे पुनः एक ही स्थान पर मिले तो हमें 18 व 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 18 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो 18 12 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 18 के अगर फैक्टर करें 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 18 हो जाएगा। 12 का करें तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। यहाँ पर 2 के देखेंगे तो 2 के घाते 1, 3 के घाते कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 के घाते कितना हो जाएगा 2 और 3 के घाते 1। हमने बताया था कि जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से
एलसीएम ज्ञात करना हो तो किसी भी दी गई संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनकी अधिकतम जो संख्या आई है उनको लिखा जाता है। तो 2 की अधिकतम घात क्या है 2, वहां पर ऊपर आपका 1 है, हमें अधिकतम घात से मतलब है, तो यहाँ 2 की घातें कितना हो जाएगा 2। फिर देखेंगे 3 की अधिकतम घात कितनी है, तो आपकी कितनी आई है 2 आई है। अगर हम यहाँ पर इनका गुणा कराएं तो 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 9 चौको कितना हो जाएगा 36, अर्थात वे 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। यहां लिखेंगे कि सोनिया व आता है सोनिया व रवि 18 मिनट को 36 मिनट के बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। यही प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन भेजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। और प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड जितने भी हैं भाई बहन उनको जोड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स।